हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन के उपयोग एवं ओजोन की संरचना के बारे में। इसके पहले पिछले वीडियो में हम सभी ने ओजोन के बनाने की विधि यानी कि ओजोन के विरचन की विधि, इसके साथ साथ ओजोन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में हमने डिटेल से जाना और समझा। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट के वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन के उपयोग के बारे में। तो ओजोन के उपयोग को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। तो ओजोन का उपयोग प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, जब प्रीवियस वीडियो में हमने ओजोन के रासायनिक गुणों को पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि जो ओजोन है वो विघटित होकर डाई ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और जो ये नवजात ऑक्सीजन होता है अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो ओजोन होते हैं ये विसंक्रामक यानी कि डिसइंफेक्टेंट तथा जर्मनाशी यानी कि जर्मिसाइड होते हैं। तो इनके इस गुण के कारण इनका उपयोग भीड़ वाले स्थानों पर वायु को स्वच्छ रखने के लिए यानी कि इन्हें विसंक्रामक तथा जर्मनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ओजोन है इनका उपयोग वायु को साफ करने यानी कि वायु में उपस्थित जो जीवाणु विषाणु या रोगाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओजोन के इसी गुण के कारण जीवाणु नाशक के रूप में ओजोन का उपयोग पेयजल के शोधन में किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कहता है कि विरंजक के रूप में ओजोन का उपयोग तेल, मोम, स्टार्च, हाथी दांत आदि का रंग उड़ाने में होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं उनका उपयोग डी कलरिंग यानी कि रंग उड़ाने में किया जाता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो ओजोन है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये तेल, मोम, स्टार्च, हाथी दांत इत्यादि के रंग उड़ाने में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ओजोन का प्रयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के ओजोनाइड बनाने में किया जाता है। तो ओजोन का उपयोग अगर हम देखें तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके साथ ओजोनाइड बनाने में होता है। तो आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ओजोनाइड बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, यह शीत गृहों में मांस के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो शीत गृह करने का मतलब कोल्ड स्टोरेज है। तो कोल्ड स्टोरेज में मांस को संरक्षण यानी कि जो भोज्य पदार्थ है उनको संरक्षित करने में किया जा सकता है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये कैसे संभव है। तो अभी पीछे हमने देखा कि जो ओजोन है यह जर्मनाशी है। तो जर्मनाशी गुण के कारण इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में कर सकते हैं। क्योंकि जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब होते हैं, और ख़राब किसकी वजह से होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो जो ओजोन है ओजोन में प्रॉपर्टी होती है कि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो इनके इस गुण के कारण ही इसका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। तो याद रखिएगा कि ओजोन का उपयोग हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ओजोन का उपयोग हम पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। तो ओजोन के ऑक्सीकारक गुण के कारण जब पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण किया जाता है तो हम ओजोन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था ओजोन का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन के संरचना के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन का सूत्र होता है O3, और ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन की लुईस संरचना के बारे में। तो ये है ऑक्सीजन की लुईस संरचना, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इसमें आपको बीच में एक केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु दिखेगा जो कि एक ऑक्सीजन से दृक्बंध यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास जोड़ों में यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक होता है। केंद्रीय परमाणु से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए ऑक्सीजन के पास
3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास एक प्लस आवेश यानी कि एक फॉर्मल आवेश या कह सकते हैं फॉर्मल चार्ज होता है, और दूसरे जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसके पास भी एक ऋण आवेश यानी कि एक फॉर्मल चार्ज होता है। तो यदि हम बात करें इस ऑक्सीजन की, तो इसके जो वैलेंसी शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंसी शेल को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक ऋण आवेश दिया गया है ताकि इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो सके। तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर एक ऋण आवेश इसलिए लगाया गया है क्योंकि आइसोलेटेड अवस्था से इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऋणावेश लगाया गया है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु को देखें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो कुल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो आइसोलेटेड अवस्था में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर प्लस आवेश लगाया गया है। इस ऑक्सीजन परमाणु पर कोई आवेश नहीं लगाया गया है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 2 बॉन्डिंग में चले गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 आपके बॉन्ड वाले मिलाकर हो गए 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगा है। तो ओजोन को हम अगर इस प्रकार से देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके बीच डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके बीच सिंगल बॉन्ड है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रयोगों द्वारा अगर हम ऑक्सीजन की संरचना को देखें और प्रयोगों द्वारा देखें कि आबंध की लंबाई कितनी होती है। तो ओजोन जो होता है, ओजोन अणु त्रिपरमाणुक अणु होते हैं क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो यदि हम बात करें वास्तव में, तो वास्तव में ओजोन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य आबंध की लंबाई 127.8 पिकोमीटर होती है। जबकि अगर हम ऐसे देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसकी लंबाई होती है 110 पिकोमीटर, तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी लंबाई होती है 148 पिकोमीटर। तो यदि हम इस आधार पर देखें और लुईस संरचना अगर सही होती तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर लंबाई आनी चाहिए थी 110 पिकोमीटर, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर आना चाहिए था 148 पिकोमीटर। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ओजोन में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई 127.8 पिकोमीटर, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसकी भी लंबाई 127.8 पिकोमीटर मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस संरचना में न तो डबल बॉन्ड हो न तो सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लंबाई आपको 127.8 पिकोमीटर देखने को मिल रही है, न तो वो ये डबल बॉन्ड की लंबाई से मिल रही है और न ही सिंगल बॉन्ड की लंबाई से मिल रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ओजोन की वास्तविक जो संरचना है वो अनुनाद संकर संरचना होती है। तो यदि हम बात करें इसके आबंध कोण की यानी कि बॉन्ड एंगल की, तो ओजोन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 116 डिग्री 49 मिनट होता है। तो ये बॉन्ड एंगल ये है, ठीक है, जिसका जो एंगल है वो है 116 डिग्री 49 मिनट। तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ओजोन की अनुनाद संरचना क्या होगी, अनुनाद क्या होता है और अनुनाद संरचना क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओजोन की लुईस संरचना। तो यहाँ पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ के बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बॉन्ड को जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो कुछ इस तरह से संरचना प्राप्त होगी। तो ऐसी संरचनाओं को हम अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। दोनों की ऊर्जाएं समान है क्योंकि अगर हम लुईस कंसेप्ट से देखें तो दोनों ही संरचना सही है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के भी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। तो वास्तव में ओजोन की संरचना क्या होगी, तो ओजोन की संरचना देखें तो इन दोनों अनुनाद संरचनाओं के मध्य होगी, और जो संरचना इन दो अनुनाद संरचनाओं के मध्य होगी उसे हम बोलेंगे अनुनाद संकर संरचना। तो वास्तव में ओजोन की अनुनादी संकर संरचना ऐसी होगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसके मध्य की संरचना दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको न तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है न तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। सेम ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे भी देख सकते हैं
आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको न तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, न तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, न तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है और न तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है। तो जो अनुनादी संकर संरचना होती है, दोनों संरचनाओं का क्या होता है? मिक्स होता है, यानी कि अनुनादी संरचनाओं का वो क्या होता है? मिक्स रूप होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको अनुनाद क्या होता है, अनुनादी संरचना क्या होती है या फिर फॉर्मल आवेश क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।